हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम विश्व की ठंडी महासागरीय जलधाराओं के बारे में आपसे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक जगह मिस्टेक किया था। मैंने बोल दिया था बोलिविया के तट पे एल नीनो जलधारा बहती है। पेरू और बोलिविया में बोल दिया था। बोलिविया दोस्तों एक स्थलरुद्ध देश है, उसके तट से होके एल नीनो नहीं बहती है। एल नीनो जो बहती है वेनेजुएला और चिली के तट से होके, सॉरी दोस्तों, पेरू और चिली के तट से होके बहती है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था। खासकर पेरू जाना जाता है, पेरू के तट से होके एल नीनो बहती है और वहीं ये वर्षा प्रदान करती है। एक जगह मैंने और मिस्टेक किया था। मैं यहीं पे पढ़ा रहा था एल नीनो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे मैं था और मैं बोला था कि चलिए प्रशांत महासागर में चलते हैं और हिंद महासागर में चलते हैं। ये दोस्तों मैं पढ़ा रहा था पूर्वी प्रशांत महासागर, मेरे को बोलना चाहिए था आइए चलते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में, लेकिन मैंने यहाँ प्रशांत महासागर का यूज कर दिया था। दो जगह मिस्टेक हुआ था, तो गलतियों को आप मेरा माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी इसमें अच्छी चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया है या कर रहा हूँ, उसको आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आप देखिए लैब्राडोर की जलधारा प्रवाहित हो रही है। जो इसकी उत्पत्ति है बेफिन की खाड़ी और डेविस चैनल, जो डेविस जलडमरू है, जल संधि है, उसी के पास इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ से ये जलधारा बड़े बड़े हिमखंडों को लेके ये आगे बढ़ती है। जैसा कि आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखा होगा, तो जो जहाज़ समुद्र में बड़े शिलाखंड से टकरा जाती है बर्फ़ से, वो लैब्राडोर का ही कह सकते हैं कारण था। यही जलधारा बहा के अंदर तक बड़े बड़े शिलाखंडों को ले जाती है, जो कि आकार में बहुत बड़े होते हैं, एक पर्वत के तरीके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल जलधारा है ये। और यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम से ये कनाडा के पास, न्यूफाउंडलैंड के पास आपस में मिलती हैं। 40 अंश उत्तरी अक्षांश के पास ये दोनों जलधाराएं का संगम होता है और यहीं पे कुहासा का निर्माण होता है। अब जानते हैं एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी तो क्या स्थिति होगा। कोहरा तो बनेगा ही, और यहीं पे बड़े बड़े मछली के पकड़ने का बैंक कह सकते हैं स्थापित हो गया है। कनाडा द्वारा बहुत से मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती हैं, जिसमें ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक ये न्यूफाउंडलैंड के पास दोनों बैंक विकसित हुए हैं, और छोटे छोटे बैंक बनाए गए हैं मछली पकड़ने वाले बैंक, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैब्राडोर की जलधारा। अब आइए हम बात करते हैं पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है, ये प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया अमेरिका का राज्य है। कैलिफोर्निया के तट के सहारे होकर ये जलधारा प्रवाहित होती है। आप जानते हैं इसका बहुत बड़ा रोल है कैलिफोर्निया जलधारा का, क्योंकि यही जलधारा मोजावे मरुस्थल और जो पश्चिमी क्षेत्र में 2-3 मरुस्थल हैं अमेरिका के, उनके निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान देती है। कैलिफोर्निया की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, जिसके कारण इन मरुस्थलों की उत्पत्ति में बहुत बड़ा हाथ होता है। मोजावे प्रमुख मरुस्थल है, और मोजावे अमेरिका का मरुस्थल है, और सोरेनन मरुस्थल मैक्सिको का मरुस्थल है, जो कैलिफोर्निया जलधारा के ठंडी जलधारा के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 मरुस्थलों का नाम लिया। सोरेनन मरुस्थल मैक्सिको का है और मोजावे मरुस्थल अमेरिका का है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से किन मरुस्थलों की उत्पत्ति कह सकते हैं उत्पन्न करने में सहायक हैं। तो आप
दो मरुस्थलों का नाम याद रखिए, मोजावे और सोरेनन मरुस्थल। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो दो मरुस्थलों की उत्पत्ति में सहायक बनती है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में आप देख रहे हैं इसके पूर्वी तट पे फाकलैंड की जलधारा बह रही है और पश्चिमी तट पे हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा बह रही है। फाकलैंड जलधारा, आइए बात करते हैं। फाकलैंड जो जलधारा है ये फाकलैंड द्वीप समूह से होके अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे बहती है। अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे बहती है। हार्न ऑफ अंतरीप की जलधारा फाकलैंड द्वीप से टकराकर दो दिशाओं में बढ़ जाती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में अर्जेंटीना के तट के सहारे बहती है। यह जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी तट पर ब्राज़ील की गर्म जलधारा से मिलती है और मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। यहाँ पे बड़े मत्स्य बैंक नहीं बने हैं, लेकिन इतनी पावरफुल जलधारा नहीं होती हैं। फाकलैंड की जलधारा तो ठंडे जलधारा पावरफुल होती है, लेकिन जो ब्राज़ील की जलधारा है इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बैंक बने हैं मछली पकड़ने वाले छोटे छोटे हैं। इन जलधारा के प्रभाव से पेटागोनिया के मरुस्थल की उत्पत्ति में सहयोग मिला है। आप जानते हैं विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शीतोष्ण शुष्क मरुस्थल, उष्ण शुष्क मरुस्थल तो आप जानते हैं आकाटामा है, उसके ऊपर में है। तो जो सबसे शुष्क शीतोष्ण मरुस्थल है पैटागोनिया के मरुस्थल, इसकी उत्पत्ति में सहायता मिली है। यह उत्पत्ति में ये जलधारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। कौन सी जलधारा? फाकलैंड की जलधारा पैटागोनिया के मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायक होती है। आइए पश्चिमी तट पे चलते हैं, हम्बोल्ट की या पेरू की जलधारा। देख रहे हैं पूर्व साइड में फाकलैंड की जलधारा है, पश्चिमी साइड में हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है। पेरू की जो जलधारा है ये पेरू तट के सहारे होकर बहती है, इसीलिए इसका नाम पेरू की जलधारा पड़ गया। हम्बोल्ट क्यों कहा जाता है इसे? आप जानते हैं आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हम्बोल्ट महोदय जर्मनी के बहुत बड़े भूगोलवेता, जो कि आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इन्होंने इसका जलधारा का पता लगाया था सबसे पहले। जब इन्होंने दक्षिणी अमेरिका का यात्रा स्टार्ट किया था तो उसी समय इस जलधारा का इन्होंने खोज किया था। इसी कारण इस जलधारा का नाम हम्बोल्ट पड़ गया। ये जलधारा आकाटामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे उष्ण शुष्क मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति में सहायक है, या कह सकते हैं इसी के कारण आकाटामा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। सीधे सीधे कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि हम्बोल्ट के जलधारा के कारण किस मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है, तो आप बताइएगा आकाटामा मरुस्थल, या आकाटामा मरुस्थल विकल्प में रहेगा। और फाकलैंड की जलधारा से पैटागोनिया मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। गर्म जलधाराओं की अपेक्षा ठंडी जलधाराएं एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका रोल नेगेटिव ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। आप नेगेटिव सोचेंगे, ऐसा क्यों? तो आप देख रहे हैं मैंने तीन जलधाराओं की बात की, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और फाकलैंड। ये तीनों ऐसी जलधाराएं हैं जो मरुस्थलों की उत्पत्ति का कारण बनी हैं। लैम्ब्राडोर इसलिए कारण नहीं बनी क्योंकि उत्तर से आती है और ऐसा स्थल उसके सामने नहीं पड़ता है, नहीं तो वहाँ भी एक मरुस्थल बन जाता। अब बात करते हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट पे बहने वाली बेगुइला धारा की। बेगुइला भी एक ठंडी जलधारा है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस जलधारा के प्रभाव से नामीबिया तट पर भारी कोहरा पड़ता है। जो नाबी मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति इसी जलधारा का प्रभाव माना जाता है। आप जानते हैं नामीबिया एक देश है, वहाँ पे नाबी मरुस्थल है जो कि बेगुइला जलधारा का ये प्रभाव माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। बीच बीच में कहीं मैंने बोलने में त्रुटियां कर देता हूं तो आप उसे मेरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि मैं भी स्टार्ट किया हूं वीडियो बनाना, तो हो सकता है ज़्यादा दिन नहीं हुआ है
जैसे ही हैबिट हो जाएगा वैसे ही मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। कनारी की जलधारा। अब कनारी की जलधारा देख रहे हैं, ये भी ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कनारी क्यों नाम पड़ा? कनारी की जलधारा कनारी द्वीप से होके बहती है, उसके तट से, इसी के कारण इसका नाम कनारी की जलधारा पड़ गया। और कनारी की जो जलधारा है ये सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायक है। लैम्ब्राडोर के छोड़ के देख रहे हैं, मैं जितने जलधाराओं की बात कर रहा हूँ मरुस्थलों से ही संबंधित है ये। तो कनारी की जो जलधारा है ये सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायक है। कनारी की जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे केप वर्डे द्वीप समूह के पास से होकर बहने वाली ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस जलधारा की उपस्थिति से सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायता मिलती है। आइए अब बात करते हैं इरमिंगल जलधारा की। अब देख रहे हैं नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में इरमिंगल की जलधारा बह रही है। ये जलधारा लैम्ब्राडोर की जलधारा का ही भाग है। जब गल्फ स्ट्रीम से टकराती है, आपस में मिलती हैं, तो जलधाराएं मुड़ जाती हैं। आप जानते हैं गर्म जल और ठंडी जलधारा टकराएंगी तो कई दिशाओं में ये बढ़ जाती हैं। अब ठंडी जलधारा इरमिंगल की जो जलधारा है एक ठंडी जलधारा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक महत्वपूर्ण जलधारा है। इसके प्रभाव से आइसलैंड में बर्फ़ की परतें बन जाती हैं। आइसलैंड में बर्फ़ की परतें बन जाती हैं इरमिंगल जलधारा के कारण। एक और जलधारा है, आप ध्यान दीजिए ऊपर में, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह जलधारा डेनमार्क जलसंधि से निकलकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। डेनमार्क जलसंधि से निकलकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड लाती है। जैसा कि लैम्ब्राडोर की जलधारा करती है, वैसे ही पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है वो भी बड़े बड़े हिमखंड बहाकर आर्कटिक महासागर से अटलांटिक महासागर में ले आती है। अब हम बात करेंगे आपसे साइबेरिया के पूर्व में आइए क्यूराइल की जलधारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्यूराइल की जलधारा क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप देख रहे हैं यहाँ पे है क्यूराइल की जो जलधारा है ये क्यूरासियो गर्म जलधारा से इसका मिलन जापान के पूर्व में होता है। जैसा कि गल्फ स्ट्रीम और लैम्ब्राडोर का मिलन होता था, संगम होता था, वैसे ही जस्ट यहाँ पे एक सेम कह सकते हैं उसी के तरीके क्यूरासियो और क्यूराइल का मिलन होता है। यहाँ पे भी जापान के पूर्वी तट पे कुहासा छा देता है और यहाँ पे बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले बैंक बने हुए हैं। जैसे वहाँ पे बैंक का निर्माण हुआ था वैसे यहाँ भी हुआ है। इसे आयोसीओ की जलधारा भी कहते हैं। इसका डबल नाम है, पहला क्यूराइल भी कहते हैं, दूसरा है आयोसीओ। आज के समय में एग्जाम में इसका नाम पलट के पूछ ले रहा है कि कौन सी जलधारा क्यूरासियो से मिलती है, तो दे देगा क्यूराइल नाम नहीं दिया रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आयोसीओ याद रखिएगा। आयोसीओ की जलधारा यह उत्तर से दक्षिण की क्यूराइल द्वीप समूह के पास बहती है। जापान के निकट क्यूरासियो की गल्फ जलधारा से मिलकर भारी कोहरा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ मत्स्य बैंक का निर्माण होता है।
यह उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब आइए बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। नीचे देख रहे हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है। इसी जलधारा के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। इम्पोर्टेंट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, क्योंकि इसके कारण ही मरुस्थलों की उत्पत्ति हो रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के कारण गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। और बहुत से मरुस्थल हैं छोटे बड़े जिनकी उत्पत्ति पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के प्रभाव से होता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।